Good morning, student. In continuation with the previous video in which we were discussing the energetic criteria and under which we were taking the empirical resonance energy, in that continuation, now we'll come to the heat of hydrogenation. Heat of hydrogenation can also be used for the determination of empirical resonance energy in aromatic compounds. तो यदि हमें एरोमेटिक कंपाउंड्स की एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है तो उसमें जैसे हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबस्टन को स्टडी किया है, उसी में आगे हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को भी स्टडी करते हैं। तो इसके द्वारा भी हम जो है एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी एरोमेटिक कंपाउंड्स की निकाल सकते हैं। The empirical resonance energy is the difference between the heat of hydrogenation of a compound and that of the hypothetical compound of similar structure with localized bonds. जब हम heat of hydrogenation निकालते हैं तो यदि हम बेंजीन का hypothetical compound से रिलेट करते हैं जिसमें कि localized bond हो, तो हम बेंजीन को किससे कंपेयर करते हैं? साइक्लोहेक्साट्राइन से कंपेयर करते हैं। दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है कि बेंजीन में डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि साइक्लोहेक्साट्राइन में बॉन्ड्स जो हैं लोकलाइज्ड हैं। तो एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन माइनस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्साट्राइन। अब जब हम इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालते हैं तो अगर हम ये मान के चलें कि एक ही डबल बॉन्ड है एज इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सीन, तो उसके लिए जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है दैट कम्स आउट टू बी 28.6 किलो कैलोरीज पर मोल। ऐसे ही यदि डबल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्साडाइन है, तो इसका ट्वाइस हो जाता है, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा, विच कम्स आउट टू बी 57.2। एंड साइक्लोहेक्साट्राइन के केस में 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 85.8 किलो कैलोरीज पर मोल। अब इन दोनों के हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जो डिफरेंस आता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन माइनस द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्साट्राइन, दैट कम्स आउट टू बी 36 किलो कैलोरीज पर मोल या फिर 150 किलो जूल्स पर मोल। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। इसीलिए जब हम इसकी स्टेबिलिटी भी पढ़ते हैं तब भी हम ये चीज़ बताते हैं कि अपने करस्पॉन्डिंग लोकलाइज्ड 3 बॉन्डेड साइक्लिक कंपाउंड से यदि हम इसको रिलेट करते हैं तो इट इज़ 36.0 किलो कैलोरीज पर मोल मोर स्टेबल दैन द साइक्लोहेक्साट्राइन मॉलिक्यूल। However, certain objections, अब इस मेथड के लिए भी कुछ ऑब्जेक्शंस जो हैं वो रेज किए गए। मतलब ये कहा गया कि भाई ये जो है ये पूरा एक सही मेथड नहीं है जिससे कि हम इसको कैलकुलेट कर सकें। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर्स जो थे उनको डिस्कस किया गया, जैसे स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर। Since cyclohexene is taken as the reference compound in the determination of empirical resonance energy of benzene, the strain energy of the cyclohexane ring, which makes heat of hydrogenation more favorable, appears quite irrelevant as a component of resonance energy of benzene. यानी यहाँ पर जब हम साइक्लोहेक्सीन में हम कहते हैं कि एक डबल बॉन्ड है और उसमें उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकाल रहे हैं, उसमें हम उसकी एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी भी निकाल रहे हैं बेंजीन का 3 टाइम्स उसको करके, तो यहाँ पर ये कहा गया कि स्ट्रेन एनर्जी जो कि एक लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर में स्ट्रेन प्रेजेंट है उसका कहीं भी कंसिडरेशन जो है नहीं किया गया, इसलिए ये प्रोसेस जो है सही पूरी तरह से सही नहीं हो सकता। सिमिलरली दूसरा जो फैक्टर इसमें स्टडी किया गया वो था हाइब्रिडाइजेशन चेंज। द हाइड्रोजनेशन इन्वॉल्व्स कन्वर्जन। अब हाइड्रोजनेशन जब होता है तो ऐसे केस में क्या होगा, एक कार्बन एटम जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है यानी डबल बॉन्डेड है और
किस में कन्वर्ट हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है यानी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो द एनर्जी डिफरेंस एसोसिएटेड विद दिस चेंज, ये जो चेंज इन एनर्जी है इसको भी कैलकुलेशन में कहीं इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए इस तरह से भी हम जो एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी निकाल रहे हैं वो पूरी तरह से सही नहीं हो सकती। Both the classical procedures do not evaluate the energy that is the property of a molecule, but an energy that is enthalpy change for the particular reaction. मतलब पूरी तरह से हम इसको करेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ में हमने जो evaluation of energy है वो कैसे करी है, evaluation of energy करी property of molecule को देखते हैं, पर एनर्जी में जो एंथैल्पी चेंजेस हैं उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो कंसिडरेबल कंसिडरेशन नहीं हुए, इसलिए इस मेथड को हम एब्सोल्यूट मेथड नहीं कह सकते। इसके लिए फिर एक मॉडिफाइड मेथड दिया गया जो कि हम आगे पढ़ेंगे, हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल इंक्लूडिंग द कंट्रीब्यूशंस ऑफ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स जो कि एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी को कंट्रीब्यूट करेंगे। यानी जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो जो मॉडिफिकेशन हुआ उसमें दूसरे स्ट्रक्चरल फैक्टर्स को भी इंक्लूड किया गया एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी को निकालने के लिए। इन दिस मेथड द एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जीज आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ composite bond energy terms. The composite bond energy terms are evaluated from the heat of atomization determined from the experimental heat of combustion and used in the estimation. यानी heat of combustion, atomization इन सबको इंक्लूसिव करते हुए ही एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी का कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो इसमें ये देखा गया है कि डिफरेंट मेथड से एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जीज को कैलकुलेट करने की जो है वो प्रोसीजर अपनाई गई। मतलब एग्जैक्टली जो है हम जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, हीट ऑफ कंबस्शन है, उनको एज एन इंडिविजुअल जो है वो हम नहीं कह सकते हैं कि दिस इज़ द exact method for the calculation of empirical resonance energy. However, in spite of certain objections against the determination of empirical resonance energies by thermochemical quantities, the empirical resonance energy has provided widest range energy data for the quantitative assessment of the aromaticity in heteroatomic systems. चाहे कितने भी ऑब्जेक्शंस हो, इसमें कुछ भी हो, पर जो एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जीज का कैलकुलेशन हुआ बाय थर्मोकेमिकल क्वांटिटीज, उसने वाइडेस्ट रेंज जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा प्रोवाइड कराया, जिससे कि हम हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम्स की एरोमेटिसिटी के बारे में या उनके बारे में, एरोमेटिक नेचर के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं या उसको हम बता सकते हैं। इसी में आगे फिर एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आई जो थी दीवार्स रेजोनेंस एनर्जी। नाउ व्हाट इज एक्चुअली दीवार्स रेजोनेंस एनर्जी? द रेफरेंस स्ट्रक्चर सेलेक्टेड फॉर रेजोनेंस एनर्जी calculated in the earlier convention methods involve pure single and double bond. अब जैसे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कर रहे हैं, कंबस्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, तो हम उसका रेफरेंस हमने किससे किया? हेक्साट्राइन से किया, साइक्लोहेक्साट्राइन से, जहाँ की हम इन कन्वेंशनल मेथड्स में क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं? प्योर सिंगल एंड प्योर डबल बॉन्ड्स विच लैक इन नॉट बीइंग cyclic structured and due attention was not paid to the contribution associated with the change in hybridization. That means यदि हम इनका comparison ऐसे कंपाउंड से कर रहे हैं जिसमें कि प्योर सिंगल और प्योर डबल बॉन्ड है, तो उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रॉपर्टी है उसका कहीं भी कंसिडरेशन नहीं हुआ। तो जो इनिशियल मेथड थे उसमें हमने ये कहा कि इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, पर जब हम दीवार्स रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो हमने यहाँ पर एक और फैक्टर जो हमने इंक्लूड किया है, दैट इज द चेंजेस इन एनर्जी ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन। बिकॉज उस केस में जब हम प्योर सिंगल और डबल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन का कहीं हम नाम नहीं लेते हैं या उसकी एनर्जी का हम कहीं कंसिडरेशन नहीं लेते हैं।
Now, non-cyclic polyenes show two type of bond energies. That is carbon-carbon single bond energy and carbon-carbon double bond energy. And it is observed that the pi bonding energy of a linear polyene is directly dependent upon the chain length. यानी नॉन साइक्लिक पॉलीन्स का क्या मतलब हुआ? ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं लेकिन वो साइक्लिक नेचर के नहीं हैं. तो यहाँ पर दो टाइप ऑफ बॉन्ड एनर्जीज हैं जिसमें हमने क्या कहा कि कार्बन कार्बन, क्योंकि सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है इसलिए दो टाइप की एनर्जी है. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एनर्जी भी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एनर्जी भी है. And it is observed that the pi bond energy of a linear polyene कैसे डिपेंडेंट है? डायरेक्टली डिपेंडेंट है चेन की लेंथ के ऊपर. Each inclusion of carbon-carbon single bond and carbon-carbon double bond in a polyene structure contributes similarly to the total pi bonding energy of the system as it is observed in butadiene, cyclohexatriene and octatetraene. That means जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, पॉलीन के स्ट्रक्चर में उनका कंट्रीब्यूशन कैसा है? इट इज सिमिलर टू द टोटल पाई बॉन्डिंग एनर्जी. किससे रिलेट करते हुए? जैसा कि हम ब्यूटाडाइन के केस में स्टडी करते हैं, जैसा कि हम साइक्लोहेक्साट्राइन के केस में करते हैं या octatetraene के केस में करते हैं. Conjugation has the same energetic effect per bond in a non-cyclic system also. तो क्योंकि यदि उसमें conjugation present है तो conjugation क्या करेगा? वैसा ही contribution देगा energetic effect per bond जैसा कि एक non-cyclic system में होता है. Since the energy of any non-cyclic or cyclic polyene कैसा? Since the energy of any non-cyclic or cyclic polyene shows the additive property means addition हो गया, which means the energy of any non-cyclic or cyclic polyenes can be known by adding the individual energy terms depending upon the type of bond present. तो additive property से हमारा यहाँ पर ये अभिप्राय है, चाहे वो non-cyclic polyenes हो चाहे वो cyclic polyenes हो, ऐसे केसेस में हम इंडिविजुअल एनर्जी टर्म्स को जो कि बॉन्ड के टाइप पे निर्भर करती है, यदि हम उनका सम टोटल करें तो ऐसी जो एनर्जी है उसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ समेशन ऑफ एनर्जी कहेंगे. तो हेंस द रेफरेंस पाई बॉन्डिंग एनर्जीज फॉर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कैन बी एस्टिमेटेड इजीली. तो यानी यदि हम नॉन साइक्लिक या साइक्लिक पॉलीन्स में इंडिविजुअल एनर्जी टर्म्स जो कि किस पे निर्भर कर रही हैं? बॉन्ड के टाइप पे निर्भर कर रही हैं, उनको सबको यदि जोड़ लेते हैं तो हम उनसे साइक्लिक या नॉन साइक्लिक पॉलीन के लिए जो रेफरेंस बॉन्ड एनर्जीज है उनको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ what we say, it is observed that cyclic structures show more stability as a consequence of additional contribution due to total delocalization. अब जब हम नॉन साइक्लिक और साइक्लिक को कंपेयर करते हैं तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है? द साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल. और जो इसकी स्टेबिलिटी है वो किसकी वजह से? इट इज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एडिशनल कंट्रीब्यूशन. और जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन इसमें हुआ है दैट इज ड्यू टू द टोटल डीलोकलाइजेशन. कॉन्जुगेशन तो है पर जो नॉन साइक्लिक है उसमें डीलोकलाइजेशन नहीं है, जबकि कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है, उसके अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स होगा. Thus, the conjugated non-cyclic polyene structure. So, it is observed that the cyclic structures show more stability as a consequence of additional contribution due to total delocalization. Then, किसके ऊपर? Then the conjugated non-cyclic polyene energy structures. तो दोनों structures को यदि हम compare करते हैं, साइक्लिक को और नॉन साइक्लिक को, तो नॉन साइक्लिक में क्या है? डीलोकलाइजेशन नहीं है, जबकि साइक्लिक में क्या है? डीलोकलाइजेशन है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है. और इसकी वजह से तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा दोनों में वो कहलाएगा देवार्स
resonance energy. This can be expressed as Dewars resonance energy is equal to E minus E0, where E is energy of cyclic system with conjugated bond system and can be determined by the heat of combustion. Whereas E0 is the bond energy of the reference structure selected appropriate to the non-aromatic system. तो अगर 6 मेंबर्ड है तो हम किससे कंपेयर करेंगे? 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक है तो हम 5 मेंबर्ड के जो रेफरेंस स्ट्रक्चर है उससे कंपेयर करेंगे और उसमें हम दीवार्स रेजोनेंस एनर्जी जो है E माइनस E0 के अनुसार निकाल सकते हैं. Thus, Dewars resonance energy can be defined as the additional delocalization energy which results from the compound having cyclic structure. तो दीवार्स रेजोनेंस एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो किससे किया गया है? क्योंकि इसमें कंपाउंड में जो कि एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें कि साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसमें एक एडिशनल डीलोकलाइजेशन एनर्जी आती है जिसको कि हम दीवार्स रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ दीवार्स रेजोनेंस एनर्जी जो कंपाउंड्स हैं उनको हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर लेते हैं. कुछ होंगे एरोमेटिक, कुछ नॉन एरोमेटिक एंड कुछ एंटी एरोमेटिक. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं तो इससे रिलेट करके हम क्या कहते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स दीज आर साइक्लिक सिस्टम्स विच हैव गॉट पॉजिटिव दीवार्स रेजोनेंस एनर्जी. एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होगा? देयर आर cyclic systems which have positive Dewars resonance energy, that is additional pi bonding energy as compared to the calculated bond energy of the reference structure. For example, benzene, pyridine, pyrrole, furan, etc. Whereas in case of non-aromatic compounds, these are cyclic systems which have nearly zero Dewars resonance energy within 1 to 2 kilocalories per mole. Whereas next are anti-aromatic compounds. These are cyclic compounds which show negative Dewars resonance energy. Some cyclic systems contain 4 या फिर 8 pi electrons. Their examples can be given as 4 pi minus इलेक्ट्रो इन केस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. जैसे अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पर X क्या हो सकता है? सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है. ऐसे ही कंपाउंड्स हैव बीन फॉर्म्ड, ऐसे कंपाउंड्स भी बनाए जा चुके हैं जो कि सॉलिड मैट्रिक्स में हैं और लो टेम्परेचर पे हैं. सम ऑफ द एज़ासाइक्लोब्यूटाडाइन्स हैव बीन प्रिपेयर्ड. कुछ ऐसे कंपाउंड्स साइक्लिक कंपाउंड्स जो कि एज़ासाइक्लोब्यूटाडाइन्स हैं वो भी प्रिपेयर किए गए हैं जिसमें कि सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स हैं, सब्सटीट्यूटेड ग्रुप्स प्रेजेंट है. द स्टीयरिक protection given by the substituents present in the molecule gives them stability. Hence the compound is unusually stable. मतलब ये कंपाउंड की स्टेबिलिटी को यदि हम स्टडी करते हैं तो हम ये क्या पाते हैं कि ये कंपाउंड कैसे स्टेबल है. तो जो इसमें स्टीयरिक प्रोटेक्शन दे रहा है, सब्सटीट्यूएंट्स जो हैं वो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहा है और इस तरह से जो एज़ासाइक्लोब्यूटाडाइन कंपाउंड्स हैं इवन दे आर अनयूजुअली स्टेबल एट लो टेम्परेचर्स. तो यहाँ पर हम कुछ कंपाउंड्स की जब स्टडी करते हैं तो दीज compounds will be classified into anti-aromatic compounds. Now in the planar form of heterocyclic compounds like 1H-azepine has substantial negative Dewars resonance energy with resonance energy per pi bond value of -0.036, but this compound has been prepared but it is probably not a planar structure, that is pi bonding energy as compared to that of alpha bonding energy of the reference structure, that is less pi bonding energy as compared to that of the pi bonding energy of the reference structure. तो azepine type of compounds जो हैं वो भी क्या किए गए हैं? They are also have been prepared जबकि इसकी negative value है.
So Dewars resonance energy for the heterocyclic compounds can be estimated similarly by the Huckel molecular orbital theory, and the aromatic character or the aromaticity can be compared. तो यहाँ पर जो हम 1H एजिपीन की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, सब्सटैंशियली नेगेटिव दीवार्स रेजोनेंस एनर्जी है, पर बॉन्ड है, बट दिस कंपाउंड हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड इट इज प्रोबेबली नॉट अ प्लेनर स्ट्रक्चर. प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है तो ये क्या होगा, क्योंकि जब हम हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि कॉन्जुगेटेड बॉन्ड होने चाहिए, वहाँ पर डिलोकलाइजेशन होना चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर भी होना चाहिए. तो कुछ केसेस में हम इस टाइप के कंपाउंड्स का भी जो है वो प्रिपरेशन करते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स को भी हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्लासिफाई करते हैं. अब हम फर्दर जब हम इनकी जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं, दीवार्स रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेटेड फॉर 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनका पूरा डाटा देखते हैं, तो हमारे को इस टेबल में जो पूरा डाटा दिया गया है, जैसे बेंजीन से लेके क्विनोलिन तक दिया गया है, और यहाँ पर जो रेजोनेंस एनर्जीज हैं, दीवार रेजोनेंस एनर्जी सबकी अलग अलग दी गई है. द डाटा इज अवेलेबल. ऐसे ही फिर हम डिफरेंट कंपाउंड्स की देखते हैं. 6 मेंबर्ड रिंग के लिए भी है और 5 मेंबर्ड रिंग के लिए भी अलग अलग वैल्यूज़ जो हैं, कैलकुलेटेड वैल्यूज़ दी गई हैं, विच इज़ अवेलेबल इन द डाटा एज shown in the tabular form. Now, since the pi resonance energies are directly proportional to the total resonance energy of the system, हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, since the pi resonance energies are directly proportional to the total resonance energy of the system, so resonance energy contribution per pi electron can be calculated. अब इसको कैसे कैलकुलेटेड करेंगे, this resonance energy contribution per pi electron can be calculated. कैसे कैलकुलेट करेंगे, by dividing total pi energy of the system by the number of pi electron. तो उससे क्या हो जाएगा, पर पाई इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस एनर्जी है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. जो टोटल पाई एनर्जी है दैट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, उससे हम पाई रेजोनेंस एनर्जी जो है उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो टोटल रेजोनेंस एनर्जी है दैट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वो हमें प्रोवाइड करेगा पर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितनी रेजोनेंस एनर्जी है. तो द रेजोनेंस एनर्जी पर पाई इलेक्ट्रॉन कैन be used to predict the degree of aromaticity या aromatic character in these heterocyclic compounds which have not been yet prepared. तो यहाँ पर जो रेजोनेंस एनर्जी पर पाई इलेक्ट्रॉन कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनकी दी गई है, जैसे पिरिडीन की, पिरिमिडीन की एंड सो ऑन, ये टेबुलर फॉर्म में दी गई है. यहाँ पर डिफरेंट उनकी है, तो जितने टोटल एनर्जी है उसको नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है उससे निकाल लिया गया. नाउ द डिग्री ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर और एरोमेटिसी, अगर हम एरोमेटिक कैरेक्टर की डिग्री, द डिग्री ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर या फिर एरोमेटिसिटी ऑफ मोनोसाइक्लिक एजाबेंजीन इज स्लाइटली लेस देन दैट फाउंड फ्रॉम बेंजीन. ये हमने इनिशियल चैप्टर के इनिशियल पार्ट में भी स्टडी किया था कि जब हम 6 मेंबर्ड रिंग को पढ़ रहे हैं और जब हम 5 मेंबर्ड रिंग को कर रहे हैं, तो हमने इनिशियली ही कहा था कि एरोमेटिक कैरेक्टर किस तरह से दोनों टाइप के कंपाउंड्स में, 6 मेंबर्ड में और 5 मेंबर्ड में कैसे होता है. तो द डिग्री ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर और एरोमेटिसिटी ऑफ मोनोसाइक्लिक एजाबेंजीन्स इज स्लाइटली लेस दैन फाउंड इन केस ऑफ बेंजीन. तो बेंजीन के डेरिवेटिव मानते हुए, बेंजीन से रिलेटेड मानते हुए हम कहते हैं, नॉट डेरिवेटिव एक्चुअली, बाय रिप्लेसिंग वन ऑफ द हाइड्रोजन कार्बन एटम्स बाय द हेट्रो एटम. तो बेंजीन में हम एक नाइट्रोजन एटम करें, दोनों की पोजीशन कैसी है उस पर निर्भर करता है कि उसका एरोमेटिक कैरेक्टर कैसा होगा. एंड व्हाट वाज फाउंड, जब बेंजीन से इसका कंपेयर किया गया तो इट शोड a slight decreasing trend with the increasing number of ring nitrogen atoms present in the compound. क्यों? क्योंकि उसमें partial localization of pi electron hetero atoms पर हो जाता है. ऐसे ही degree of aromatic character of 5 membered monocyclic heterocyclic compound
is less than that of benzene, and 5-membered heterocyclic compounds with oxygen as heteroatom exhibits less aromaticity due to higher electronegativity of oxygen, as degree of bond localization is related to electronegativity of heteroatom also. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन, अगर नाइट्रोजन की बजाय ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बजाय सल्फर है, तो यहाँ भी हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर भी निर्भर करता है लोकलाइजेशन। जितना ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ही ज़्यादा लोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड होगा, और जितना ज़्यादा लोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड होगा इतना ही लेसर एरोमेटिक नेचर या एरोमेटिसिटी उस पर्टिकुलर कंपाउंड की होगी। It is observed that in case of benzo-fused aromatic compounds, they show less aromatic character than those of the corresponding heterocyclic compound containing only one. तो monocyclic compound को यदि हम स्टडी करते हैं तो, और यदि हम बेंजोफ्यूज्ड को स्टडी करते हैं, ऐसे केस में हम जो कंपैरिजन पाते हैं कि बेंजोफ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं दे शो लेस एरोमेटिक कैरेक्टर देन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो इस तरह से हम देवार्स रेजोनेंस एनर्जी से भी कैटेगराइज कर सकते हैं वेदर द कंपाउंड विल बी एरोमेटिक इन नेचर, whether it will be non-aromatic in nature, or it will be anti-aromatic in nature. Thank you.